हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारी चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। श्वेत मंडल या इसे कार्निया भी कहते हैं। श्वेत मंडल को कार्निया भी कहते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस। लेंस क्या है देखिए, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका। कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली की विशेषता यह है कि पुतली अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश न करे, इसका यही कार्य है। रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। रेटिना क्या करती हैं? विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और दिग् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य होता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें नेत्र में सबसे बड़ा कार्य रेटिना का होता है, जो कि ये विद्युत सिग्नल पैदा करता है और ये दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि हम वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ये सिग्नल अच्छी तरह से न पहुँचे तो हम वस्तु को सही प्रकार से नहीं देख पाते हैं। दूर बिंदु, फार पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी तक होता है। दूर बिंदु वह बिंदु है जिससे वस्तु अधिकतम दूरी को देख सकता है। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी समान दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख के लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है।
समंजन क्षमता, समंजन क्षमता मतलब डी से प्रदर्शित करते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। पश्चमाभी पेशियां शिथिल, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? मोतियाबिंद आँख में यदि दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है और इसकी दृष्टि वापस आने की क्या उपाय है? मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है और इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष होता कैसे है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। वक्रता अधिक हो जाएगी अभिनेत्र लेंस की तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निवारण। इसे कैसे दूर किया जाएगा? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका निवारण अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूरबिंदु। निकट दृष्टि दोष नेत्र। दोषयुक्त नेत्र। निकट दृष्टि दोष का संशोधन। अवतल लेंस लगा दिया जाएगा तो इसे निकट दृष्टि दोष। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करने से उसकी निकट दृष्टि दोष दूर हो जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके उसके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। जैसा कि फिगर में दिया गया है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु।
अब इसमें हम दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, जो कि दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र है यह। अब इसमें देखिए उत्तल लेंस लगा दे रहे हैं, जो कि दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं ना, यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग कर उसके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दृश्यता, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण यह पश्चमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण, उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकस लेंसों की आवश्यकता होती। ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचले भाग उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति के नेत्र में यदि दोनों प्रकार की दृष्टि, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष नेत्र कहते हैं। इसका निवारण उत्तल और अवतल लेंस के दोनों प्रयोग से होता है। इसका निवारण इसी प्रकार किया जा सकता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थिर होने का लाभ, इससे हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इसमें हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन, प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म किस प्रकार होता है? त्रिभुजाकार का होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यदि हम प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो हमें 7 प्रकार के रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। यह 7 रंग है: बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों को दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदों छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करता है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपण करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं।
अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेपण के नेत्रों तक पहुँचते हैं। सूर्य का प्रकाश लाल बैंगनी किरणें हैं। VIBGYOR आपको वर्णों के क्रम याद रखने के सहायता करेगा। ये कलर है, सातों कलर के शॉर्टकट हैं जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। VIBGYOR किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। श्वेत, देखिए प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रिज्म गुजर रहा है। इसके बाद श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो V से R तक है, कांच का प्रिज्म है यह, सबसे कम लाल झुक रहा है। इसके बाद पीला झुक रहा है, इसके बाद नीला, इसी क्रम में झुकने का क्रम यही है। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। इस एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरण प्रिज्म निर्मल हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अधिक वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई तक प्रतीत होता है। तारे की आभासी स्थिति। तारा किरण का मार्ग। बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव। तारों का टिमटिमाना। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तारों का वास्तविक स्थिति से दूर से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना।
गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु का आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होता है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होता। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, किंतु तारा से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीली प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। टिमटिमाहट का प्रभाव क्या है? तारा का प्रकाश जो है अलग अलग कणों से टकराता हुआ हमारे आँखों तक पहुँचता है, जिससे कि हमें वह तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के कुछ अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उदाहरण 1। जब धुएं में से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कोई कमरा बंद है, कहीं उससे थोड़ा सा खिड़की खुला है तो उस खिड़की से देखिए प्रकाश आता है। इसी प्रकाश को टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। रे लेंथ का नियम। प्रकीर्णन अल्फा बराबर 1/λ/4। लैम्डा प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। पहला है अत्यंत सूक्ष्म कण, मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। प्रश्न है, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? उत्तर में है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे कम
कृण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हैं। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले रंग के अपेक्षा 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुए नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। बादल सफेद प्रतीत होते हैं। बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं? बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्ण हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा के कुछ परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।